तो आप पर एक संदेह की दृष्टि आ जाया करती है और इस चीज़ का फ़ायदा हमेशा पति पक्ष उठाया करता है और वो कोर्ट के द्वारा कम से कम पैसा अपने विरुद्ध बंधवा। आप सभी को मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि मेंटेनेंस एप्लीकेशन डिसाइड करते समय जज साहब दोनों पार्टीज़ के स्टेटस को बहुत ही सूक्ष्मता से देखा करते हैं। इसी तरह से आज के इस वीडियो में आप सभी के साथ मैं उस महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करने वाली हूं जिस पर विचार किया जाता है कोर्ट के द्वारा आपकी खर्चे की एप्लीकेशन को डिसाइड करते समय। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अब देखिएगा, आपने खर्चे की एप्लीकेशन कोर्ट में लगा दी है। अब उस खर्चे की एप्लीकेशन पर कौन कौन सी चीज़ों का आप पति को ध्यान रखना है ताकि आपकी पत्नी ज़्यादा पैसा आपके विरुद्ध ना बंधवा सके। इसी तरह से वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसका ध्यान आप पत्नियों को रखना है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अपने पति से बंधवा सकें अपने लिए। यानी कि खर्चे की एप्लीकेशन जब डिसाइड की जाती है या जब फाइल की जाती है या जब उसका जवाब दिया जाता है या आर्ग्यूमेंट्स होते हैं उसके ऊपर, चाहे वो इंटरिम के एप्लीकेशन पर बहस हो रही हो या फाइनल उसके आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हो, कुछ बातों पर आप ज़रूर ध्यान रखा करते हैं। लेकिन आप सभी ने ये भी महसूस किया होगा कि आप चाहे जितनी मर्जी तैयारी करके कोर्ट में बहुत ही समझदारी से केस फाइल कर दें लेकिन कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती है। तो यहाँ पर आपने उस पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी उस एप्लीकेशन को देखना है अगर आप पत्नी हैं तो, और अगर आप पति हैं तो आपने अपने जवाब दावे में उन सभी चीज़ों को देखना है कि किस पैनी नज़र से आपकी एप्लीकेशन पर जज साहब के द्वारा गहनता से अध्ययन किया जाएगा ताकि आपकी तरफ से कम पैसा आपकी पत्नी को दिलवाया जा सके मेंटेनेंस के रूप में। पहला तो स्टेटस मैंने आप सभी को पिछले वीडियो में बताया था, लेकिन इसी के साथ साथ जो सबसे ज़्यादा जोर जिस चीज़ पर दिया जाता है किसी भी कोर्ट के द्वारा वो होता है कि जो पत्नी उस दरख्वास्त को लगा रही हैं उसकी रीज़नेबल ज़रूरत क्या है। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि आप पत्नी कम पढ़ी लिखी हैं, आप कोई भी नौकरी नहीं करती हैं, आपके पास छोटे छोटे बच्चे हैं, आप पति से अलग रहने के बाद अब अपने पिताजी के साथ रह रही हैं, आपकी माताजी की मृत्यु हो चुकी है, आपके पिताजी विकलांग हैं तो वो कोई भी काम करने में समर्थ नहीं हैं। इसी तरह से आपका एक भाई था, उसको भी कुछ मेडिकल इलनेस की वजह से उसके पास कोई भी गुजारे के लिए पैसा नहीं है। ऐसी स्थिति में अब आप कहाँ से खर्चा लेकर के आएंगी? कौन आपकी डेली जो खर्चे हैं उसका ध्यान रखेगा? कौन आपको और आपके बच्चों को खिलाएगा, पढ़ाएगा, लिखाएगा? लेकिन यहाँ पर अगर आप ये कहती हैं कि आपको गुजारे के लिए हर महीने 50,000 रुपया चाहिए तो ये तो रीज़नेबल ज़रूरत नहीं हुई। अगर आप जिस परिस्थिति में रहती हैं, जिस स्टेटस की आप हैं, जिस स्टेटस के आपके हस्बैंड हैं, उसके बाद आपकी रीज़नेबल ज़रूरत ये कहती है कि आपको, अगर वो किराए का मकान है तो आपको उस किराए को चुकाने के लिए कुछ पैसा ज़रूर मिलना चाहिए। अगर आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, स्कूल में जाते हैं तो उनको उस स्कूल का जो फीस वगैरह है उसका एक्सपेंडिचर चाहिए। अगर आप बीमार हैं तो आपको मेडिकल एक्सपेंसेस भी चाहिए। इस तरह की ज़रूरतान को कोर्ट के द्वारा देखा जाता है कि रीज़नेबल ज़रूरत आपकी क्या है।
कई बार कोर्ट्स में हमने ये भी देखा है कि जब आप एप्लीकेशन फाइल करती हैं तो आप अपनी ज़रूरतों को बढ़ा चढ़ा करके लिख दिया करती हैं। आप डिटेल्ड एफिडेविट में ये बात लिखा करती हैं कि आप 1 बेडरूम सेट में रहती हैं। आप ये भी लिखा करती हैं कि आपके पिताजी मान लेते हैं कि 5,000 रुपया कमाते हैं और वहीं पर आप अपनी ज़रूरतें 50,000 रुपये की अगर दिखाती हैं तो आपको ये बात समझ लेनी होगी बहुत अच्छी तरह से कि आप अपनी ज़रूरतों को बढ़ा चढ़ा करके लिख रही हैं। और जहाँ पर आपने अपनी ज़रूरतों को बढ़ा चढ़ा करके लिखा तो वहीं पर सीधा हमला होगा आप पर पति पक्ष की तरफ से, जब वो जवाब दावा लेकर के आएंगे और वो बताएंगे स्टेटस कि किस स्टेटस में आप या आपका परिवार रहा करता है, किस स्टेटस में आपके पतिदेव रहा करते हैं और आपके पास क्या ज़रूरत हो सकती है, आपको 50,000 रुपया महीना क्यों चाहिए। यानी ये छोटी छोटी बातें हैं जिस पर कोर्ट के द्वारा बहुत विचार किया जाता है। तो आप अगर पत्नी हैं तो आप अपनी जो ज़रूरतें हैं उनको सोच समझ करके और रीज़नेबल लिखिएगा। अगर आपने कहीं ज़्यादा लिखी तो आप पर एक संदेह की दृष्टि आ जाया करती है और इस चीज़ का फ़ायदा हमेशा पति पक्ष उठाया करता है। और यही पति चाहता है कि आप जानबूझ करके रीज़नेबल की बजाय अनरीज़नेबल डिमांड उनके सामने करें और वो कोर्ट के द्वारा कम से कम पैसा अपने विरुद्ध बंधवा सकें। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरे आज के इस वीडियो के माध्यम से भली भांति ये बात पता चल गई होगी कि जब भी आप खर्चे का केस फाइल किया करती हैं तो आपको जो सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि आप जो भी डिमांड अपने पति से कोर्ट के द्वारा लिख रही हैं, बता रही हैं, वो आपकी जो डिमांड है वो हमेशा रीज़नेबल होनी चाहिए, वरना हो सकता है कि आपको मुंह की खानी पड़े। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।